हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्नों को लिया हुआ है हमने। तो आप लोग भी ऑनलाइन प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है, तो इससे आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अभी पेपर के लिए हम लोगों को टाइम तो और मिल चुका है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके लिए तो अच्छी बात है ये है कि हम लोगों को टाइम मिल चुका है बढ़िया से, अब पढ़ने का अच्छे से मौका भी हो चुका है। तो अब कंटिन्यू लगे रहिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे हल करने के लिए। तो चलिए, हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आज का प्रश्न है पहला, काव्य के तत्व माने गए हैं। तो काव्य के कितने तत्व माने गए हैं? 2 तत्व माने हैं। कौन कौन सा है? काव्य के तत्व माने गए हैं। कब कौन से हैं? 2 तत्व माने गए हैं। आगे के प्रश्नों में इसका रखा हुआ है। महाकाव्य के उदाहरण हैं। तो महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? कौन कौन सा आता है? तो रामचरितमानस आता है, रामायण आता है, साकेत आता है, महाभारत आता है, पद्मावत आता है, कामायनी आता है, उर्वशी आता है, लोकयतन आता है और एकलव्य आदि। ये कैसे महाकाव्य हैं? ये एक महाकाव्य हैं। ये कैसी रचनाएं हैं? ये महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। ये सभी रचनाएं महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। तो मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं मीराबाई के पद, रामायणिया, सप्तशती, जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मीराबाई के पद, रामायणिया और सप्तशती, ये मुक्तक काव्य के हैं उदाहरण। अगला है, काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? तो दोष रहित सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगला है, काव्य के तत्व हैं। तो काव्य के कितने तत्व हैं? तो भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। काव्य के तत्व कितने हैं? भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। ये कैसे हैं? तो काव्य के तत्व माने जाते हैं। अगला है, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आएगा महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध के अंतर्गत आएगा महाकाव्य और खंड काव्य। अगला है, वामन के काव्य प्रयोजन माना है। तो वामन के काव्य प्रयोजन माना है, दृष्ट प्रयोजन, प्रीति आनंद की प्राप्ति होता है। अदृष्ट प्राप्ति का अर्थ होता है कीर्ति प्राप्ति होता है। वामन के काव्य प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन के अंतर्गत कौन आता है? प्रीति आनंद की प्राप्ति आती है। अदृष्ट प्राप्ति का अर्थ होता है कीर्ति प्राप्ति होती है। अगला है, भामह की काव्य परिभाषा है। तो भामह की कौन सी काव्य परिभाषा है? भामह की है शब्दार्थों सहित काव्यम। ये कैसा काव्य है? ये भामह का क्या है? भामह की काव्य परिभाषा है, काव्य परिभाषा है। तो अगला है, प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप में बंधा हुआ। प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप में बंधा हुआ क्या है? यह एक प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगला है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ का, रसात्मक वाक्यम काव्यम। अगला है, काव्य के कला पक्ष में निहित होती है। तो काव्य के कला पक्ष में निहित होती है, क्या होती है? भाषा निहित होती है। अगला है, काव्य की में आत्मा की तरह माना गया है। काव्य में आत्मा की तरह माना गया है किसे? रस को माना गया है। अगला है, सदोषो शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि परिभाषा है। परिभाषा थोड़ी सी लंबी है। तदोषो शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि परिभाषा है। किसकी परिभाषा पूछ रहा है? किसकी है? आचार्य मम्मट की है।
अगला है काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं। काव्य के कितने तत्व विभक्त किए गए हैं? 4 वर्गों में प्रमुखतया विभक्त किए गए हैं, रस और शब्द। अगला है कविदंडी ने काव्य के भेद माने हैं। तो कविदंडी ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं। 3 भेद माने हैं किसके अनुसार? कविदंडी के अनुसार। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है। आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। किसने? आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। अगला है काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य यानी देखने का काव्य किसे कहा जाता है? जो हम लोग आँख से देखेंगे उसे दृश्य काव्य कहेंगे, जो कान से सुनेंगे उसे क्या कहेंगे? श्रव्य काव्य कहेंगे। अगला है काव्य दोषों में दृष्टि काव्य नाटक होता है जो देखने का कार्य करता है। अगला है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है। किसका? मम्मटाचार्य का। किसका होगा? मम्मटाचार्य का है। अगला है काव्य प्रयोजनों में प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? आनंदाभूति माना जाता है, मतलब आनंद लेने का कार्य होता है यहाँ पे काव्य में। अगला काव्य की रचना प्रमुख कारण क्या है? हेतु है। हेतु का अर्थ होता है प्रतिभा का। क्लियर? आगे बढ़िए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं। महाकाव्य में और खंड काव्य में समान लक्षण हैं। समान लक्षण कौन कौन सा है? कथानक, उपस्थापन एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है। एक है। अगला है प्रश्न काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। काव्य रचना के सहायक तत्व पूछा जा रहा है। तो वर्ण, विषय जिसे कहेंगे भाव, अभिव्यक्ति पक्ष जिसे कहेंगे कला, आत्म पक्ष होता है क्या? अपने आप को समर्पित करना। काव्य रचना के सहायक तत्व माने जाते हैं। अगला है मम्मट के काव्य प्रयोजन है। मम्मट के काव्य प्रयोजन है कौन कौन से हैं? यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर क्षति, संग पर निर्विन्ति, कांता सम्मिलित। यह कैसा है? मम्मट के काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखिएगा, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर क्षति, संग पर निर्वित्त, कांता सम्मिति, सम्मिलित। यह कैसा है? यह मम्मट का काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आता है। अगला है सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो हुई परिभाषा है। सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो हुई परिभाषा किसकी है? चिंतामणि की। किसकी परिभाषा है? चिंतामणि की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार क्या है? शब्द और अर्थ है, 3 है रस, दूसरा है रस, तीसरा है गुण, चौथा है अलंकार, 5वां है दोष रीति। क्या आएगा? शब्द और अर्थ आएगा, रस आएगा, गुण आएगा, अलंकार आएगा, 5 दोष रीति आता है जो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार आता है। अगला आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं? तो आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिया है? ज्ञान विस्तार दिया है, मनोरंजन दिया है, लोक मंगल दिया है, उपदेश दिया है। अगला होगा खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, 7 से कम होते हैं। कितने होंगे? 7 से कम होंगे। अगला शैली के आधार पर काव्य के भेद हैं। गद्य और पद्य को क्या कहेंगे? चंपू शैली कहा जाता है। अगला दृश्य काव्य के भेद कितने होते हैं? रूपक और उपरूपक। कौन कौन से होंगे? रूपक और उपरूपक होंगे। अगला है महाकाव्य का प्रधान रस होता है। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है? श्रृंगार या शांत रस को क्या कहते हैं? महाकाव्य का प्रधान रस कहा जाता है। अगला है महाकाव्य के प्रारंभ में होता है मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा होती है। रूपक के भेद होते हैं क्या? रूपक के भेद होते हैं क्या? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समकार, वीथ, इहा मृग
अंक आदि आते हैं किसके, रूपक के भेद के अंतर्गत आते हैं, यानी रूपक अलंकार के भेद में आते हैं। अगला है महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं कितने, 8 और से अधिक होते हैं। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं कितने, 8 होंगे और या इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगला है महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। क्या है, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, सर्ग के अंत में किया जाएगा। कब किया जाता है, सर्ग के अंत में किया जाता है। अगला है मुक्तक काव्य एकांकी दृश्यों में से एक है। क्या, मुक्तक काव्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न कैसे थे पूछे जाने हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सभी प्रश्न आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगा। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, टाइम बिल्कुल कम है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और एक कमेंट करिएगा कि सेशन कैसे हैं, प्रश्न कैसे लग रहे हैं। नमस्कार।